सम्राट अशोक इलस्ट्रियस मौर्य राजवंश से थे। इस राजवंश की स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त ने भारत के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक की स्थापना की। उनके बाद उनके बेटे बिंदुसारा, जो अशोक के पिता थे, ने सिंहासन संभाला। अशोक के कई भाई थे और सिंहासन का उत्तराधिकार एक आसान मामला नहीं था। शुरुआती ग्रंथों से राजकुमारों के बीच एक महत्वपूर्ण प्रतिद्वंद्विता का पता चलता है। अशोक एक युवा के रूप में भी बड़ी क्षमता दिखाते थे। वे अपनी तेज बुद्धि और प्रभावशाली उपस्थिति के लिए जाने जाते थे। उनके पिता बिंदुसारा ने उनकी प्रशासनिक क्षमताओं को जल्दी पहचान लिया था, जो उनके भविष्य के शासन और उन्हें मिलने वाली विशाल जिम्मेदारियों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। सम्राट बनने की अशोक की यात्रा सीधी नहीं थी। यह तीव्र प्रतिस्पर्धा और राजनीतिक दांव पेच से चिह्नित थी। ऐतिहासिक वृत्तांत, विशेष रूप से बौद्ध स्रोतों से, बिंदुसारा की मृत्यु के बाद सिंहासन के लिए एक भयंकर संघर्ष का वर्णन करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अशोक को अपने बड़े भाई सुसीमा, जो उत्तराधिकारी थे, से मुकाबला करना पड़ा। अशोक राधागुप्त जैसे प्रमुख मंत्रियों के समर्थन से अपने प्रतिद्वंद्वियों को मात देने में कामयाब रहे। संघर्ष की यह अवधि कई वर्षों तक चली। यह एक ऐसा समय था जिसने उनके संकल्प और रणनीतिक क्षमताओं की परीक्षा ली। उनकी अंततः सफलता ने उन्हें विशाल मौर्य साम्राज्य के निर्विवाद शासक के रूप में स्थापित किया। राजधानी पाटलिपुत्र में सिंहासन ग्रहण करने से पहले अशोक ने एक गवर्नर के रूप में मूल्यवान अनुभव प्राप्त किया था। उन्होंने तक्षशिला और उज्जैन जैसे महत्वपूर्ण प्रांतीय राजधानियों में सेवा की। इन भूमिकाओं ने शासन और सैन्य रणनीति की उनकी समझ को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तक्षशिला में उन्होंने सफलतापूर्वक एक विद्रोह को दबाया, जिससे निर्णायक कार्रवाई और नेतृत्व की उनकी क्षमता का प्रदर्शन हुआ। उज्जैन में उनके समय ने उनकी प्रशासनिक क्षमता को और निखारा, जिससे वे भारतीय उपमहाद्वीप में फैले एक साम्राज्य पर शासन करने के विशाल कार्य के लिए तैयार हुए। इस व्यावहारिक अनुभव ने उन्हें उत्तराधिकार के समय अपने भाइयों पर एक अलग फायदा दिया, जिससे वे प्रभावी ढंग से शक्ति को मजबूत कर सके। अशोक के राज्याभिषेक की कहानी अक्सर उन किंवदंतियों से रंगी होती है, जो उनकी महत्वाकांक्षा और क्रूरता को उजागर करती है। कुछ इतिहासों का दावा है कि उन्होंने सिंहासन पर अपनी राह सुरक्षित करने के लिए अपने कई भाइयों को खत्म कर दिया था। जबकि इतिहासकारों द्वारा सटीक विवरणों पर बहस की जाती है, यह स्पष्ट है कि उनका उदय शांतिपूर्ण नहीं था। उनके जीवन का यह शुरुआती चरण उस व्यक्ति के विपरीत है जो वे बाद में बनेंगे। महत्वाकांक्षी राजकुमार अपनी क्रूरता के लिए जाने जाते थे और उन्हें चंडाशोका या फियर्स अशोका के नाम से जाना जाता था। उन्होंने एक शक्तिशाली शासन की नींव रखी। समेकन और संघर्ष की इस शुरुआती अवधि ने उन नाटकीय घटनाओं के लिए मंच तैयार किया, जो बाद में उनके शासन और इतिहास में उनके स्थान को हमेशा के लिए फिर से परिभाषित करेंगी। अपने शासन के 8वें वर्ष में अशोक ने अपना सैन्य ध्यान कलिंग राज्य की ओर मोड़ा। यह क्षेत्र, जो आज के ओडिशा के बराबर है, एक समृद्ध तटीय राज्य था। यह स्वतंत्र रहा था और मौर्य साम्राज्य के नियंत्रण से बाहर था। इसकी रणनीतिक स्थिति और व्यापार मार्गों पर नियंत्रण ने इसे एक मूल्यवान पुरस्कार बना दिया था। अशोक ने अपने पूर्ववर्तियों की विस्तारवादी नीतियों को जारी रखते हुए उपमहाद्वीप के अपने शासन के तहत एकीकरण को पूरा करने के लिए कलिंग को जीतने का फैसला किया। उन्होंने एक विशाल सेना जुटाई और पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू किया। कलिंग के लोगों ने भयंकर प्रतिरोध किया। मौर्य सेनाओं की शक्ति के खिलाफ अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए दृढ़ थे। कलिंग युद्ध अभूतपूर्व पैमाने और क्रूरता का संघर्ष था। लड़ाई तीव्र थी, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों में भारी जान माल का नुकसान हुआ। अशोक के अपने चट्टान शिलालेखों में इसके बाद का एक भयावह विवरण मिलता है। वे कहते हैं कि युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए थे और 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया और निर्वासित कर दिया गया था। विनाश के बाद अकाल और बीमारी से कई और लोग मारे गए। नदियां खून से लाल हो गईं और भूमि मृतकों और घायलों से भर गई थी। मौर्य सेना के लिए जीत पूर्ण थी, लेकिन इसकी कीमत भारी मानवीय थी। कलिंग की विजय एक सैन्य विजय थी, लेकिन विनाश के दृश्य ने सम्राट पर एक अमिट छाप छोड़ी। युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध के मैदान का निरीक्षण किया। उन्होंने व्यापक मृत्यु और विनाश देखा, जो उनकी महत्वाकांक्षा के कारण हुआ था।
अनगिनत शवों का दृश्य, घायलों की चीखें और अपने परिवारों को खोने वालों का दुख उन्हें गहरे पश्चाताप और खेद से भर गया। यह सम्राट के लिए परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण क्षण था। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देखा गया इमेंस सफरिंग ने एक गहरा आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक संकट पैदा किया। उन्होंने विजय और हिंसा की प्रकृति पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। इतनी भारी मानवीय त्रासदी के सामने जीत खोखली और अर्थहीन महसूस हुई। इस अनुभव ने उनके सैन्य अभियानों का अंत और एक नए मार्ग की शुरुआत की। कलिंग युद्ध के बाद अशोक को जो गहरा पश्चाताप हुआ, वह उनके दिल और उनकी नीतियों में एक पूर्ण परिवर्तन का कारण बना। उन्होंने सैन्य विजय या दिग्विजय को त्याग दिया, एक नए आदर्श के पक्ष में धार्मिकता द्वारा विजय या धमाविजाया। उन्होंने फैसला किया कि वे अब राज्य नीति के एक साधन के रूप में युद्ध का उपयोग नहीं करेंगे। इसके बजाय वे अपने जीवन और अपने साम्राज्य के संसाधनों को अपने विषयों के कल्याण और नैतिक सिद्धांतों के प्रचार के लिए समर्पित करेंगे। एक क्रूर विजेता से शांति के संरक्षक में यह गहरा व्यक्तिगत परिवर्तन विश्व इतिहास की सबसे उल्लेखनीय कहानियों में से एक है। युद्ध वह मोड़ बन गया जिसने उनके शेष शासन और उनकी स्थायी विरासत को परिभाषित किया। कलिंग युद्ध के बाद अपनी आध्यात्मिक जागृति के बाद सम्राट अशोक ने सांत्वना और एक नया नैतिक ढांचा खोजा। उन्होंने इसे बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में पाया। वे बौद्ध भिक्षुओं और विद्वानों के प्रभाव में आए, जिन्होंने उन्हें अहिंसा, करुणा और नैतिक आचरण के सिद्धांतों के माध्यम से मार्गदर्शन किया। अशोक ने औपचारिक रूप से बौद्ध धर्म अपना लिया, एक ऐसा निर्णय जिसके धर्म और उनके साम्राज्य के लिए दूरगामी परिणाम होंगे। उनका धर्म अपनाना सिर्फ एक निजी मामला नहीं था, ये उनके सार्वजनिक प्रशासन का मार्गदर्शक दर्शन बन गया। उन्होंने युद्ध के ढोल की आवाज को धम्म की आवाज से बदल दिया। उनकी सामाजिक और नैतिक धार्मिकता की नीति, जो बौद्ध आदर्शों से बहुत प्रेरित थी, अशोक इतिहास के सबसे उत्साही बौद्ध धर्म के संरक्षक में से एक बन गए। उन्होंने अपनी शिक्षाओं को दूर दूर तक फैलाने के मिशन पर काम किया। उन्हें अपने साम्राज्य भर में हजारों स्तूपों और विहारों, मठ परिसरों के निर्माण का श्रेय दिया जाता है, ताकि बुद्ध के अवशेषों को रखा जा सके और भिक्षुओं के लिए केंद्र प्रदान किए जा सकें। उन्होंने पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति भी बुलाई, ताकि सैद्धांतिक विवादों को सुलझाया जा सके और धर्म ग्रंथों को संहिताबद्ध किया जा सके, जिससे शिक्षाओं की पवित्रता और दीर्घायु सुनिश्चित हो सके। उनके संरक्षण ने धर्म को अभूतपूर्व शाही समर्थन प्रदान किया, जिससे इसे एक क्षेत्रीय संप्रदाय से एक प्रमुख विश्व धर्म में बढ़ने में मदद मिली। उनके प्रयासों ने बाद में एशिया भर में बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने नए सिद्धांतों को अपने विषयों तक पहुंचाने के लिए अशोक ने एक अनूठी विधि विकसित की, चट्टान और स्तंभ शिलालेख। उन्होंने अपने विशाल साम्राज्य में पत्थर के स्तंभों और चट्टानों पर अपनी नीतियों और नैतिक शिक्षाओं को उत्कीर्ण करवाया। ये शिलालेख ब्राह्मी और खरोष्ठी जैसी स्थानीय लिपियों में और स्थानीय भाषाओं में लिखे गए थे, ताकि आम लोग उन्हें पढ़ और समझ सकें। उन्हें सार्वजनिक स्थानों, व्यापार मार्गों के किनारे और तीर्थ स्थलों पर रखा गया था। ये शिलालेख उनके शासनकाल के बारे में जानकारी का हमारा प्राथमिक स्रोत हैं। वे पशु कल्याण, सार्वजनिक कार्यों, धार्मिक सहिष्णुता और सभी के लिए एक न्यायपूर्ण और दयालु समाज की उनकी दृष्टि पर उनकी नीतियों का विवरण देते हैं। अशोक का धम्म का विचार नैतिकता का एक सार्वभौमिक कोड था। बौद्ध धर्म से प्रेरित होने के बावजूद इसे सभी धार्मिक पृष्ठभूमि के लोगों के लिए स्वीकार्य बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। इसने बड़ों के प्रति सम्मान, नौकरों के प्रति दया, तपस्वियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता और सबसे महत्वपूर्ण रूप से सभी जीवित प्राणियों के प्रति अहिंसा जैसे सिद्धांतों पर जोर दिया। उन्होंने विशेष अधिकारियों, जिन्हें धम्म महामात्र के नाम से जाना जाता था, को साम्राज्य की यात्रा करने और लोगों को इन सिद्धांतों में शिक्षित करने के लिए नियुक्त किया। उनकी भूमिका सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना था कि एक नैतिक और सामंजस्यपूर्ण समाज की सम्राट की दृष्टि उनके प्रशासन के सभी स्तरों पर प्रभावी रूप से लागू की जा रही थी। अशोक के शासनकाल ने मौर्य साम्राज्य में महत्वपूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन लाए। उनकी धम्म की नीतियों ने सामाजिक कल्याण और सार्वजनिक जिम्मेदारी का माहौल बनाया।
उन्होंने मनुष्यों और जानवरों दोनों के लिए अस्पताल स्थापित किए, जो उस समय के लिए एक क्रांतिकारी अवधारणा थी। उन्होंने प्रमुख सड़कों के किनारे कुएं खुदवाए और यात्रियों और व्यापारियों के लाभ के लिए विश्राम गृह बनवाए। छायादार पेड़ों और आम के पेड़ों का रोपण भी उनके सार्वजनिक कार्यों के कार्यक्रम का हिस्सा था। सांस्कृतिक रूप से उनके शासनकाल ने भारतीय कला और वास्तुकला में एक बड़ा संक्रमण चिह्नित किया। स्मारकीय संरचनाओं के लिए पत्थर का उपयोग व्यापक हो गया, जैसा कि उनके शानदार स्तंभों और उनके द्वारा कमीशन किए गए शुरुआती स्तूपों में देखा गया, जो सदियों की भारतीय कला के लिए एक मिसाल कायम करते हैं। उनके नेक इरादों और उल्लेखनीय उपलब्धियों के बावजूद अशोक के शासनकाल के अंतिम वर्ष और उनकी मृत्यु के तुरंत बाद की अवधि चुनौतियों से चिह्नित थी। कुछ ऐतिहासिक स्रोतों का सुझाव है कि बौद्ध धर्म के उनके व्यापक संरक्षण और उनकी अहिंसा की नीति ने शाही खजाने पर दबाव डाला और सेना को कमजोर किया होगा। लगभग 232 ईसा पूर्व अशोक की मृत्यु के बाद विशाल मौर्य साम्राज्य तेजी से पतन होने लगा। उनके उत्तराधिकारियों में उनकी दृष्टि और प्रशासनिक कौशल की कमी थी। साम्राज्य जल्द ही उनके बेटों और पोते पोतियों के बीच विभाजित हो गया, जिससे आंतरिक कमजोरी और विखंडन हुआ। इस विभाजन ने इसे बाहरी खतरों और आंतरिक असंतोष के प्रति संवेदनशील बना दिया। अशोक के निधन के 50 वर्षों के भीतर मौर्य राजवंश का अंत हो गया। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की उसके अपने सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी थी, जिसने तब शुंग राजवंश की स्थापना की थी। इस गिरावट में कई कारकों ने योगदान दिया। साम्राज्य के विशाल आकार ने इसे एक केंद्रीय बिंदु से शासन करना मुश्किल बना दिया था। अशोक की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के संघर्षों ने अस्थिरता पैदा की। शांतिवादी नीतियों ने सेना की युद्ध भावना को कमजोर कर दिया होगा, जिससे वह उत्तर पश्चिम से नए आक्रमणकारियों के खिलाफ साम्राज्य की सीमाओं की प्रभावी ढंग से रक्षा करने में असमर्थ हो गई। केंद्रीकृत प्रशासनिक संरचना जिसे अशोक ने पूर्ण किया था, उसे उनके कमजोर उत्तराधिकारी बनाए नहीं रख सके। निष्कर्ष में सम्राट अशोक भारतीय और विश्व इतिहास के सबसे प्रभावशाली शख्सियतों में से एक हैं। उनका ऐतिहासिक महत्व इमेंस और मल्टीफेसेटेड है। उन्होंने मौर्य साम्राज्य को सैन्य विजय से संचालित राज्य से एक नैतिक और नैतिक संहिता द्वारा शासित राज्य में बदल दिया। बौद्ध धर्म को वैश्विक धर्म में बदलने के लिए उनका संरक्षण महत्वपूर्ण था। उनके शिलालेख प्राचीन भारत के जीवन और आदर्शों में एक अमूल्य खिड़की प्रदान करते हैं। हालांकि उनका साम्राज्य उनके बाद लंबे समय तक जीवित नहीं रहा, शांति, करुणा और धार्मिक शासन की उनकी विरासत सहस्राब्दियों तक बनी रही है। अशोक एक शक्तिशाली प्रतीक बने हुए हैं कि कैसे एक शासक का गहरा व्यक्तिगत परिवर्तन इतिहास के पाठ्यक्रम को फिर से आकार दे सकता है।